हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग दो गेमिंग मॉनिटर्स की बात करेंगे जिनका प्राइस होने वाला है 5,000 और 6,000 रुपए। इनफैक्ट ये दोनों मॉनिटर्स अमेजोन पे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉनिटर्स पे एक है। एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 3 है। इनका साइज 21 इंच और 24 इंच है और अगर इतने सारे लोगों ने खरीदा है तब तो इनमें कुछ जरूर अच्छी बात होगी। वेल, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे। हम लोग इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, कलर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो ये दोनों मॉनिटर्स है एसर की इको सीरीज के। जो 21.5 इंच वाला मॉडल है इसका प्राइस करीब 5,200 रुपये के आसपास है और जो दूसरा 24 इंच वाला मॉडल है इसका प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 6,200 रुपये के आसपास। अब ये जो पूरी इको सीरीज है ये इनकी बेसिकली बजट फ्रेंडली सीरीज है और इनका मेन पर्पज इज मोर लाइक कैजुअल यूज, जहाँ बिजनेस यूज भी होगा, लाइक वर्क यूज भी होगा और गेमिंग यूज भी होगा। ये सारे मॉनिटर्स 1080p है और इनकी खास बात ये है कि ये 100 हर्ट्ज वाले मॉनिटर, नॉट जस्ट 60 हर्ट्ज या 75 हर्ट्ज के। और ये VA और IPS दोनों पैनल्स में अवेलेबल है। आज जो स्पेसिफिकली मेरे पास दो मॉडल्स है, उस पहले का नाम है EK240Y एंड एक 24 इंच वाला मॉडल है और दूसरा है EK220Q और ये VA पैनल वाला 21.5 इंच वाला मॉडल है। इसका एक IPS वर्जन भी आता है जो इससे मुश्किल से 200 रुपए का है, लेकिन मैंने सोचा सबसे नंबर 1 को टेस्ट करते हैं। तो टेक्निकली दिस इज द नंबर 1 मॉडल हियर। ये नंबर 3 पे था, कभी कभार ये नंबर 4 पे भी चला जाता है, बट इट्स स्टिल इन द टॉप 5 ऑफ ओवरऑल मॉनिटर कैटेगरी। मतलब अगर आप गेमिंग मॉनिटर सर्च करेंगे ये दोनों मॉनिटर्स आपको रिकमेंड होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। एंड जैसे मैंने बताया 5,000 और 6,000 रुपए का इनका प्राइस रेंज है। उसमें बहुत ज्यादा आप वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी ज्यादा कोई हाई फाई आपको बिल्ड क्वालिटी मिली, लेकिन फॉर द प्राइस इनकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है। मतलब आप आराम से काम कर सकते हो। ऑब्वियसली मॉनिटर आप इसको कहीं इधर उधर फेंकने नहीं वाले, लेकिन जो मटेरियल चॉइस है यानी जो प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह वो मेरे ख्याल से ठीक है। अगर मैं इन दोनों मॉनिटर्स के OSD मेन्यू की बात करूँ, यानी जहाँ पे मैं ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकता हूँ, वो जो मेन्यू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं जो आपको महंगे मॉनिटर्स में भी नहीं मिलते। दोनों ही मॉनिटर पे आपको 6 एक्सेस कलर टेम्परेचर का कंट्रोल मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे रेड या ब्लू की तरफ जो आपका मॉनिटर शिफ्ट होता है कभी कभार, उसको आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चेंज कर सकते हैं। ये फीचर सच बताऊं मैंने बहुत कम मॉनिटर्स में देखा। इनफैक्ट मैंने 25-30 हज़ार रुपए के मॉनिटर्स में भी नहीं देखा ये फीचर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा आपको मिलता है 3 लेवल का गामा एडजस्टमेंट, जो ऐसा फीचर है जो कई सारे महंगे मॉनिटर्स भी आपको नहीं मिलता, एटलीस्ट मतलब 10-15 हज़ार के मॉनिटर्स में। और यहाँ पे गामा का बेसिक मतलब ये है कि आपका जो आपकी ग्रे कलर है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसका जो लेवल है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो वगैरह जो लेवल है वो आप सही सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1.8 है, 2.2 है और 2.4। यहाँ पे एक और कन्वीनियंट फीचर है कि आप OSD को यानी जिसका जो मेन्यू है उसको जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली बजट मॉनिटर्स में क्या होता है, वो जो कंफ्यूजिंग वाले बटन होते हैं मॉनिटर के नीचे या पीछे, वो होता है। यहाँ पे जॉयस्टिक है, इट्स मच ईजियर टू यूज। यहाँ पे जल्दी आप है ना मेन्यू को नेविगेट कर सकते हो, कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, इट्स जस्ट सिंपल। अभी देख के अच्छा लग रहा है कि ऐसे थोड़े कन्वीनियंट फीचर्स हमारे बजट मॉनिटर्स में भी आने शुरू हो गए हैं। बाकी अगर हम लोग स्टैंड वगैरह की बात करें, स्टैंड यहाँ पे बहुत ही बेसिक है, आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है। 21 इंच वाला जो स्टैंड है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है उसके साइज के लिए, बट इट्स नाइस कि यहाँ पे वॉबल वगैरह कम होता है, ज़्यादा लाइक स्टेबिलिटी रहती है। अच्छी बात ये है कि दोनों वैसा माउंट सपोर्ट करते हैं, तो आपको अगर ना मॉनिटर माउंट वगैरह पे इनको माउंट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों ही बजट मॉनिटर्स है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको एक VGA पोर्ट मिलता है और एक HDMI पोर्ट मिलता है। कोई हेडफोन जैक या कोई डिस्प्ले पोर्ट आपको नहीं मिलने वाला, विच इज़ फाइन इन माई ओपिनियन। एक चीज़ ज़रूर मिसिंग है जो कुछ लोगों के लिए डिमांडिंग हो सकती है, वो है इनमें स्पीकर्स वगैरह भी नहीं है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, मतलब इस प्राइस में एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि स्पीकर्स होने चाहिए। ये दोनों मॉनिटर्स वो सपोर्ट नहीं करते। बाकी कुछ अलग फीचर्स की बात करें, यहाँ पे AMD FreeSync है, विच इज़ नाइस टू सी। मतलब एक ऑफिशियल आपको है ना अडेप्टर सिंक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी दोनों मॉनिटर की ग्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी है। ग्लेयर परफॉर्मेंस का मतलब कि इनकी जो कोटिंग है, जो मॉनिटर के ऊपर कोटिंग, इससे रिफ्लेक्शन का असर बहुत ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर आपके पीछे कोई लाइट है या फिर स्क्रीन पर कोई ना लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है तो आपको फिर भी चीज़ें दिख जाती है। तो एंटी ग्लेयर कोटिंग दोनों में अच्छी है। तो बारी है इनकी कलर परफॉर्मेंस के बारे में बात करने की। एंड कलर परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली 5-6 हज़ार में मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, बट एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना तो काम करे। एंड फॉर्चुनेटली दोनों मॉनिटर्स उसमें खरे उतरते हैं। एक मॉनिटर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, दूसरा मॉनिटर थोड़ा कम है, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले 21 इंच वाले मॉडल की बात करते हैं। पहली चीज़, इसके व्यूइंग एंगल्स बहुत खराब है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा साइड से देखते हैं या ऊपर नीचे से देखते हैं, मतलब आपका व्यूइंग एंगल अगर सही नहीं है तो ये मॉनिटर का कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत जल्दी कम हो जाता है, कलर्स फीके लगने शुरू हो जाते हैं। सो व्यूइंग एंगल्स के मामले में दिस इज़ अ पुअर परफॉर्मेंस। उस केस में आई थिंक इसका IPS वर्जन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जो बैकलाइट ब्लीड है, यानी वो जो ब्लैक दिखाने के टाइम वो जो ग्रेनेस आ जाता है कुछ मॉनिटर्स में, या जो बैकलाइट का असर दिखता है वो यहाँ पे कम है। दोनों मॉनिटर्स पे इनफैक्ट कम है।
हैं, दोनों मॉनिटर्स में अच्छा परफॉर्म करता है फॉर द प्राइस। तो अगर कलर सैचुरेशन या फिर गैमेट सपोर्ट की बात करें, कितने ज़्यादा कलर्स वगैरह सपोर्ट करता है, तो उस मामले में ये ओके परफॉर्म करता है फॉर दिस प्राइस। इट सपोर्ट्स 98% ऑफ sRGB कलर स्पेस, जो एक अच्छा नंबर है फॉर दिस प्राइस रेंज। इनफैक्ट जो DCI P3 कवरेज है, Adobe RGB कवरेज है, वो भी ठीक ठाक है इस प्राइस के हिसाब से। अगर कलर टेम्परेचर की एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू है स्क्रीन, विच इज़ नॉर्मल फॉर दिस प्राइस रेंज ऑफ मॉनिटर, कोई कुछ अलग चीज़ नहीं है। जो गामा परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने बताया 3 लेवल्स ऑफ गामा सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो अपना 2.4 वाला मोड है, 2.4 गामा वाला मोड है, उसमें सिर्फ 2.2 ही अचीव कर पाता है। इट्स नॉट बैड एज वेल, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं होने वाला। आप 2.4 पे सेट करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। एक और चीज़ इस पैनल के बारे में कि ये ब्राइट अच्छा खासा हो जाता है, मतलब आपको 300 निट के ऊपर ही परफॉर्मेंस मिल रही है, आपको 330 340 के आसपास मिल रहा है, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस है 5000 रुपये के मॉनिटर के लिए। लाइक कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी वगैरह है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको चेक करने में। एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ इस मॉनिटर के बारे में कि इसका बिट डेप्थ बहुत कम है। बिट डेप्थ का मतलब होता है कि कलर की कितने ज़्यादा अपना ग्रेडियंट्स वगैरह सपोर्ट कर सकता है मॉनिटर। इस मामले में आई थिंक ये थोड़ा सा वीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा कुछ ग्रेडियंट वाला कुछ देख रहे हैं ना, आपको दिखता है, थोड़े से लाइन्स वगैरह दिखनी शुरू हो जाती है, विच इज़ टिपिकल फॉर दिस प्राइस रेंज ऑफ मॉनिटर। बट देन अगेन बाकी स्पेक्स वगैरह जब आप देखते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी थोड़ा सा बेटर हो। एक और चीज़ इस मॉनिटर के बारे में जो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा कि इसमें ना कुछ ब्लॉकीनेस है। जैसे मैंने बताया कि VA पैनल है, VA पैनल की जैसे खास बात होती है कि वो ज़्यादा कलर है ना, से ब्लैक्स बहुत ज़्यादा अच्छा शोकेस कर सकता है। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज़ वेरी गुड एट 2000 रेशियो, लाइक 2300 रेशियो 1 के आसपास फुल ब्राइटनेस पे, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उस VA पैनल की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ ब्लॉकीनेस है यहाँ पे। मतलब अगर आप थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह देखते हैं ना, इतना शार्प नहीं लगता जितना एक IPS मॉनिटर दिखता है। आपको आदत पड़ जाएगी ऑनेस्टली अगर थोड़ी देर यूज़ करते हैं इस मॉनिटर को, लेकिन इट्स समथिंग जो आपको नोटिस हो जाता है अगर आपने कोई भी दूसरे थोड़ा सा IPS टाइप का मॉनिटर यूज़ किया है। तो वो एक मुझे बड़ी प्रॉब्लम लगी। आई थिंक उस मामले में उसका IPS वाला वर्जन थोड़ा सा बेटर होगा। अगर मैं 24 इंच वाले मॉनिटर की कलर परफॉर्मेंस की बात करूँ, इंटरेस्टिंगली इसकी कलर परफॉर्मेंस छोटे वाले मॉनिटर से, सस्ते वाले मॉनिटर से थोड़ी खराब है। इन टर्म्स ऑफ कलर सैचुरेशन वगैरह, कलर गैमेट सपोर्ट वगैरह के मामले में इट ओनली गोज अप टू 97%, विच इज़ नॉट बैड अगेन, मतलब 99% टिपिकल होता है, बट 97 इज ऑल्सो फाइन फॉर मोस्ट टास्क, मतलब इस टाइप की प्राइस रेंज के हिसाब से। अभी IPS पैनल तो सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट रेशियो अच्छी नहीं है, यहाँ पे 1000 रेशियो 1 तक ही जा सकता है मैक्सिमम, वो भी फुल ब्राइटनेस पे। अगर आप ब्राइटनेस कम रखते हैं वो कंट्रास्ट रेशियो और भी कम हो जाता है। तो इसका सीधा असर ये होगा कि अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा डार्क कंटेंट देख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ग्रे सा दिखता है, डज नॉट लुक एज ब्लैक एज दिस। ब्राइटनेस वगैरह के मामले में अच्छा परफॉर्म करता है, ग्रेज वगैरह के मामले में एटलीस्ट बेटर देन दिस। 2.4 पे 2.3 आपको गामा मिल रहा है, विच इज़ गुड, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू वन। लेकिन ये एक IPS पैनल है, तो इसमें सबसे खास बात ये कि इसके व्यूइंग एंगल्स लाइक अच्छे रहते हैं, चाहे आप ऊपर से देखें, नीचे से देखें या साइड से देखें, इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो मेंटेन रहता है। अनलाइक दिस VA पैनल जो बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर होते ही खराब हो जाता है, यहाँ पे वैसा कोई इशू नहीं था। अब ये दोनों मॉनिटर्स जो ये 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ी बहुत आप कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग तो है ना 60 हर्ट्ज पे, 75 हर्ट्ज पे भी है ना अच्छे खासे रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो 100 हर्ट्ज इज अ बिग, आई वुड से चेंज, लाइक एडवांटेज मैं कहूँगा। गोस्टिंग परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें, दोनों मॉनिटर्स में सिंपल बताना चाहता हूँ, दीज आर नॉट गेमिंग मॉनिटर्स, तो आपको बेस्ट गोस्टिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। गोस्टिंग का मतलब है कि आपको ज़्यादा ब्लर मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं मिलने वाली, जो एक बहुत ही अच्छे गेमिंग मॉनिटर या डेडिकेटेड गेमिंग मॉनिटर की मिलने वाली है, जो जिनका प्राइस होता है लेट्स से 12,000 रुपये, 13,000, 15,000 रुपये के आसपास का। दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर शूटिंग होती है सारे ओवर ड्राइव मोड्स में। इट्स बेटर कि आप है ना या तो है ना मीडियम वाला मोड यूज़ करें, या तो इसको ऑफ ही रखें अगर आप कैजुअल कुछ है ना नॉर्मल यूज़ करें। बिकॉज जैसे आप एक्सट्रीम मोड्स यूज़ करते हैं दोनों मॉनिटर्स में, ओवर ड्राइव वाला मोड बहुत ज़्यादा ब्लैकीनेस दिखना शुरू हो जाता है, स्पेशली ऑन दिस VA मॉडल। एंड इसका जो ऑफिशियल वर्ड है इस चीज के लिए वो है ब्लैक लेवल स्मीयरिंग। ब्लैक या डार्क कंटेंट जब आप देख रहे हैं, खासकर जो डार्क ग्रे कंटेंट आप कुछ देख रहे हैं और उसके ऊपर कुछ भी मूवमेंट होती है ना, उस कलर के पीछे आपको ब्लैक ब्लैक कुछ दिखना शुरू होता है। ऐसा लगता है कि वो कलर के पीछे बहुत ज्यादा ब्लैक कलर की ट्रेल्स बन रही है। जो IPS में आपको ब्लर तो दिखता है, वो ट्रेल आपको IPS से भी दिखता है, लेकिन उस IPS मॉनिटर में वो ट्रेल ब्लैक या डार्क नहीं होती, यहाँ पे वो डार्क होती है। अगर आप टेक्स्ट भी स्क्रॉल कर रहे हैं तब भी सुंदर नहीं दिखता। वो VA पैनल्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको VA पैनल वाला मॉनिटर लेना है ना, इट्स बेटर कि आप 30-40 हज़ार रुपये खर्चे, तब आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का VA पैनल मिलता है। उसके नीचे जितने भी VA पैनल है उनमें कहीं ना कहीं गोस्टिंग की इश्यूज होंगी, डार्क लेवल स्मेयरिंग के इश्यूज रहने वाले हैं। आइडियल नहीं है गेमिंग के लिए, लेकिन आप मान लीजिए जैसे सिंगल प्ले गेम्स खेले जिनमें आपको मुश्किल से 60-70 हर्ट्ज मिलने वाले हैं, 80 हर्ट्ज मिलने वाले हैं, वहाँ पे ये अच्छा काम दोनों कर जाएंगे। आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आपके लिए फर्स्ट मॉनिटर्स होने वाले हैं। बाकी दोनों बजट मॉडल्स होने के बावजूद भी स्ट्रोब मोड सपोर्ट करते हैं। स्ट्रोब मोड एक ऐसा मोड है जहाँ पे आपके मॉनिटर्स थोड़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स टाइम्स निकालने के लिए, बेसिकली गोस्टिंग कम करने के लिए अपने बैकलाइट को स्ट्रोब करते हैं। स्ट्रोब का मतलब कि ऑन ऑफ थोड़ा धीरे करते हैं, उससे आपके रिस्पॉन्स टाइम थोड़े से बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी जो ब्लरीनेस है, जो मोशन ब्लर हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप इस मोड को इनेबल करते हैं
आप अपनी ब्राइटनेस आधी कर रहे होते हैं। क्या ये मोड मैं इनेबल करना रिकमेंड करता हूँ? वेल ऑनेस्टली नो, बिकॉज एक तो VA पैनल में बहुत ज़्यादा ओवर शूटिंग है, कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ओवर शूटिंग है, इसमें भी थोड़ी बहुत ओवर शूटिंग दिखती है IPS वाले मॉडल में, तो इट्स नॉट वर्थ इनेबलिंग और अपनी ब्राइटनेस कम करने का फ़ायदा नहीं है। तो ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू फॉर दीज 2 मॉनिटर्स जो इंडिया में बेस्ट सेलिंग गेमिंग मॉनिटर्स हैं। एक नंबर 1 पे है, एक नंबर 3 पे है। तो इतने सारे लोगों ने जो इनको ट्रस्ट किया था, इतने सारे लोगों ने इन पे रेटिंग छोड़ी है, रिव्यूज छोड़े हैं, तो क्या वो सही है? वेल आई थिंक दीज मॉनिटर्स डू द जॉब फाइन। 5,000 रुपये में अगर आपको एक सिर्फ मॉनिटर खरीदना है ना, दे डू कम्प्लीटली फाइन जॉब। आप इन पे आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन ना कुछ भी आपका ऑफिस का काम है, अगर आपको कभी मन करे कोई गेम ऑन करने का, कोई सिंगल प्ले बेसिक गेम GTA 5 टाइप का या GTA San Andreas भी खेलनी है आपको, दिस इज़ फाइन। मैं ये कहूँगा कि आप ये VA वाला पैनल अवॉइड कर सकते हैं, इसका जो IPS वाला वर्जन है वो कंसिडर करें। एंड सेम में 24 इंच वाला, इसमें भी VA ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी IPS वाला ऑप्शन कंसिडर करें। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मॉनिटर बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई थिंक सेल्स में भी है ना कुछ 300-400 रुपये का और डिस्काउंट पड़ जाए तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी कोई भी दूसरा ऐसे मॉनिटर्स है जिनका आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं जो इस प्राइस रेंज में है या फिर थोड़े से ऊपर रेंज में है, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।